Hello. Today we have to start from section 111 of the BSA. ठीक है, आज हमने स्टार्ट करना है 111 सेक्शन ऑफ BSA जो कि पहले था 108 ऑफ द एविडेंस एक्ट. ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट द सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर. देखते हैं हम सेक्शन में क्या दिया गया है. इसमें कोई चेंज नहीं आया है, देयर इज नो चेंज. सी नाउ बीएसए का जो सेक्शन है अब 111, ठीक है. पहले वो था आपके इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 108. सेक्शन इज इंपॉर्टेंट दो देयर इज नो चेंज. इस सेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन ये जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए. ठीक है, ये पीटी में आता है, एमसीक्यू में. Now what the section talks about? The section talks about the burden of proof. Burden of proof किस चीज का? That the person is alive. Person is alive who has not been heard of 7 years. ठीक है, जिसके बारे में आप ये कहते हैं दैट द पर्सन इज अलाइव. आप ये कहते हैं दैट द पर्सन इज अलाइव, लेकिन उसके बारे में सुना नहीं गया है. यू आर सेइंग दैट द पर्सन इज अलाइव एंड एनीबडी हु वुड हैव नेचुरली वुड हैव हर्ड ऑफ हिम. मतलब हु वुड हैव नेचुरली हर्ड ऑफ हिम का मतलब है यहाँ पर कि आप ये कंटेंट करते हैं दैट लेट्स से द पर्सन ए इज अलाइव, लेकिन उसके बारे में उन लोगों ने नहीं सुना जिन्होंने नेचुरली उसके बारे में सुना होता. दैट मीन्स सपोजिंगली फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने अगर आपका जो फैमिली मेंबर है वो अलाइव है उसके बारे में सुना है, ठीक है, तो आप वो इंसान है हु वुड हैव नेचुरली हर्ड ऑफ हिम. फैमिली कौन होती है? जो कि नेचुरली जिनको पता होगा कि मेरा जो फैमिली मेंबर है वो अलाइव है. या फिर अगर आप पार्टनर्स हैं, ठीक है, आप एक्टिव पार्टनर्स हैं, तो आपका जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो पार्टनर्स रहे होंगे उन्होंने नेचुरली आपके बारे में सुना होगा. ठीक है, अब वो ये कहता है कि अगर हम इसका सेक्शन पढ़ें, बेयर एक्ट इसका हम देखें, तो सेक्शन में ये लिखा है कि अगर हमें ये देखना है दैट द पर्सन इज अलाइव और नॉट, द पर्सन इज अलाइव और नॉट, और जिसने उसके बारे में नेचुरली सुना होता, उसके बारे में जिसने नेचुरली सुना होता उसने नहीं सुना. ठीक है, इन दैट केस द पर्सन हु क्लेम्स दैट द पर्सन इज अलाइव, जैसे मैंने कहा कि नहीं बी अलाइव है, लेकिन सॉरी ए अलाइव है और मैं भी हूं, और ए की जो फैमिली है उसने नहीं सुना दैट द पर्सन इज अलाइव. इन दैट केस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन मी टू प्रूव दैट द पर्सन इज अलाइव. जो भी ये कंटेंट करता है कि हाँ ये इंसान जीवित है, उसको ये प्रूव करना है दैट द पर्सन इज अलाइव. इट प्रोवाइड्स दैट इफ बर्डन ऑफ प्रूफ यहां पर किस पे आ गया? उस पे आ गया. इट इज शिफ्टेड, ठीक है, टू द पर्सन हु कंटेंट्स या हु अफर्म्स. जो ये कह रहा है कि नहीं ये जिंदा है, वो ये प्रूव करे कि ये जिंदा है. अगर मैंने इसके बारे में 7 साल से नहीं सुना तो हम ये मान के चलते हैं दैट द पर्सन इज नो मोर. लेकिन अगर कोई कंटेंट करता है कि भाई मैंने इसको जिंदा देखा है, तो आप प्रूव कीजिए कि आपने देखा है और आप प्रूव कीजिए कि ये इंसान जिंदा है. ठीक है, देन section number 112 of BSA, which was earlier 109, it is regarding the burden of proof of relationship in case of relationship किसका? लैंडलॉर्ड, टेनेंट और प्रिंसिपल और एजेंट. ठीक है, लैंडलॉर्ड, टेनेंट, प्रिंसिपल और एजेंट. अगर ये कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर ये कभी रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप है या नहीं, या फिर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है या नहीं, और अगर हम ये शो करते हैं दैट दे वर एक्टिंग एज सच, मतलब
ये एज लैंडलॉर्ड या टेनेंट रहते थे या प्रिंसिपल और एजेंट रहते थे, ठीक है। या फिर अगर हम ये प्रूव कर दें कि ऐसे रहते थे, देन बर्डन ऑफ प्रूफ कि ये वाला रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट, अगर आपको ये प्रूव करना है दैट दिस रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट, देन इन दैट केस जो इंसान कंटेंट कर रहा है दैट दिस डज नॉट एग्जिस्ट विल हैव टू प्रूव। I will repeat this again because this is also important for exam. I am saying कि इस केस में क्या होता है कि अगर एक रिलेशनशिप चल रहा है लैंडलॉर्ड और टेनेंट का या फिर प्रिंसिपल और एजेंट का, ठीक है, और आप ये शो करते हैं दैट दे आर एक्टिंग एज सच, दैट दे आर एक्टिंग एज लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एंड प्रिंसिपल एजेंट, इफ सपोजिंगली ए कंटेंट्स, ठीक है, इसकी ये कंटेंशन है कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, तो बर्डन ऑफ प्रूफ ए पे है ये प्रूव करने का कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है जी। इसमें भी बीएसए से सॉरी एविडेंस से बीएसए में कोई चेंज नहीं आया गया है, कोई चेंज नहीं किया गया, ये नो चेंज वाला सेक्शन है। देन योर सेक्शन 113 which was earlier 110 with regard to the burden of proof as to ownership, there is no change in this section also. इस सेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आया गया, ठीक है, कोई सेक्शन नहीं, इस सेक्शन में कोई चेंज नहीं किया गया है। दिस इज सिंपल दैट देयर आर नो चेंजेस सो फार, एंड इफ यू विल रीड आउट द अदर सेक्शंस, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, बेसिक चेंजेस हैं। जैसे अगर आपका 113 का सेक्शन है जो हम पढ़ते थे 304 बी के साथ, तो बस 304 बी का जो सेक्शन था उसको सेक्शन नंबर को चेंज करके अब बेयर एक्ट में लिख दिया गया है, कंसेप्चुअली कोई चेंज नहीं है, ठीक है, कंसेप्चुअली यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। नाउ एज रिगार्ड्स योर सेक्शन नंबर 114, section number 114 which was previously 111, पहले 111 था, अब 114 है, ठीक है। इसमें the term attorney is replaced by the term advocate, पहले अटर्नी था अब एडवोकेट है, एज सच कोई चेंज नहीं है। ये सेक्शन है विद रिगार्ड टू द प्रूफ ऑफ गुड फेथ, प्रूफ ऑफ गुड फेथ when we are talking about the relationship which is in active confidence, कोई रिलेशनशिप है जिसमें एक्टिव कॉन्फिडेंस है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है आपके ऊपर, ठीक है, जिसका भी इसमें डोमिनेंट रोल होता है, उस वो प्रूफ करता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये गुड फेथ में की गई है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन गुड फेथ में की गई है। मतलब अगर एक फादर और सन का रिलेशनशिप है, ठीक है, और कोई ट्रांजैक्शन हमने सन के नाम पे की, तो फादर को प्रूव करना पड़ेगा कि ये गुड फेथ में थी, बच्चे के बेनिफिट के लिए थी, क्योंकि फादर इज एक्टिंग एज दी, ऑब्वियसली ही इज द नेचुरल गार्जियन, तो उनके ऊपर एक्टिव कॉन्फिडेंस है, उनको प्रूव करना है कि ये जो ट्रांजैक्शन की गई है ये गुड फेथ की ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। उसके बाद आपका सेक्शन आता है 115 which was 111A, okay, it is regarding presumption, it is regarding presumption as to certain offenses, ठीक है। इसमें बस यही है कि अगर आप उस एरिया में प्रेजेंट हैं, उस एरिया में प्रेजेंट है जहां पर कि आपका जो पब्लिक पीस है वो डिस्टर्ब हुई, if there is disturbance of public peace, your presence will have to be proved by you as to the fact that you are not part of the transaction. अगर disturbance of public peace है और आप वहां physically present हैं, तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप वहां पर जो प्रेजेंस है आपकी वो 121A एंड 122 ऑफ द IPC, ठीक है, जो IPC था ये मतलब जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है आप उसमें नहीं आते, ठीक है, अबेटमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ 121 एंड 122 ऑफ IPC में आप नहीं आते, आप इनके पार्ट नहीं है, ये आपको प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। देन इज सेक्शन नंबर
116 which was earlier 112, and it is important for the exam, both PT and means, both PT and means ये important होता है. ये इसलिए important होता है because we are talking about the concept of legitimacy. We are talking about the concept of legitimacy here. Birth during the subsistence of a valid marriage. अगर एक बच्चे का जन्म वैलिड मैरिज के सब्सिस्टेंस में हुआ है, उसके ड्यूरेशन में हुआ, या फिर डाइवोर्स के 280 डेज में हुआ, तो ये माना जाता है कि जो कंक्लूसिव प्रूफ है उसकी लेजिटिमेसी का. ठीक है. बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, सबसे पहले यहाँ देखो एक वैलिड मैरिज होनी चाहिए. ठीक है. और विद इन 280 डेज ऑफ डाइवोर्स. क्या करते थे इसमें, ये क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ये है कि ए और बी, ठीक है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, एंड अ चाइल्ड एक्स हैज बीन born. It was presumed that the child belongs to the man to whom the woman is married, even when there are chances कि हो सकता है जो वाइफ है, ठीक है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सपोजिंगली. ठीक है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है सी के साथ. पर लॉ ये कहता था पहले, ठीक है, पर लॉ पहले ये कहता था कि कंक्लूसिव प्रूफ है कि अगर आपकी वैलिड मैरिज सब्सिस्ट करती है या फिर डाइवोर्स के विद इन 280 डेज हुआ, तो बच्चा जो है वो लेजिटिमेट है, हम उसको बच्चे को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते थे. ठीक है. और इसको कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता था, मतलब कि हस्बैंड को हम इस बात को डिस्प्रूव करने के लिए ऑप्शन नहीं देते थे. एक्सेप्शन था बस इसका कि नॉन असेस हो. एक्सेप्शन था नॉन एक्सेस हो. इसका मतलब है the husband and wife never met so as to the time when the child could have been begotten. मतलब husband और wife कभी मिले ही नहीं कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप हुआ होता और जो चाइल्ड है उसको मदर ने कंसीव किया होता. अब लेकिन ये जो नॉन एक्सेस था, ये आप तभी प्रूव कर सकते हो जब आप वाइफ से अलग रहते हो. सपोजिंगली यू आर रिजाइडिंग अंडर द सेम रूफ, आप एक साथ रहते हैं, लेकिन वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड द चाइल्ड बिलोंग्स टू सी, तो ये कहीं ना कहीं पर एक बायस्ड प्रिजम्पशन थी लड़कों के लिए. ठीक है. लेकिन ये जो प्रिजम्पशन है अब ये एक्चुअली ऑनेस्टली अब ये इनवैलिड हो चुकी है. ठीक है. ये इनवैलिड हो चुकी है. कब से? पहले एक केस था इसका, गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है. ये इसका लैंडमार्क जजमेंट था. उसमें इन्होंने ब्लड टेस्ट डिनाई कर दिया था. ठीक है. ब्लड टेस्ट डिनाई कर दिया. उन्होंने कहा जी भाई ब्लड टेस्ट हम नहीं करवाएंगे बिकॉज इट हैज द टेंडेंसी ऑफ बास्टर्डाइजिंग द चाइल्ड एंड डिक्लेयरिंग द वुमेन एज अनचेस्ट. ठीक है. तो हम बच्चे को इस सेक्शन में जो लेजिस्लेचर है वो कहते हैं कि हमें बच्चे को लेजिटिमेसी देनी है, इसलिए हम ब्लड टेस्ट अलाउ नहीं करेंगे. गौतम कुंडू के केस में उन्होंने ये कहा. लेकिन आपका 2014-2015 में जस्टिस कहर की 2 जजमेंट्स आई थी. ठीक है. उसमें है बैडविक वर्सेस बैडविक, लता नंदलाल बैडविक है ये, वर्सेस नंदलाल बैडविक. लता नंदलाल बैडविक वर्सेस नंदलाल बैडविक. और एक इसकी जजमेंट आई थी रोनो ब्रोतो रॉय. ठीक है. ये दोनों लैंडमार्क जजमेंट्स थी. जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर अब ऐसा कोई केस आता है तो हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसका कंसेप्ट ये है दैट वी शुड नो व्हाट इज द ट्रुथ. ओके. द फाइनल कंसेप्ट ऑफ लॉ इज दैट द ट्रुथ शुड विन. हमारा कंसेप्ट ये है कि जो लॉ है, जो ट्रुथ है, वो लॉ ऐसे प्रोसेस करना चाहिए कि जो सच है वो सामने आए. अगर डीएनए टेस्ट जो है वो हम करवाते हैं और पता चल सकता है एज टू whom द चाइल्ड बिलोंग्स, हम पैटर्निटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टू whom द चाइल्ड बिलोंग्स, अगर इस बात का पता चल सकता है तो लेट दी डीएनए हैपन, लेट दी डीएनए अलाउ दी डीएनए टेस्ट. ठीक है. आप डीएनए टेस्ट के लिए अलाउ कीजिए. अगर लड़की डिनाई करती है डीएनए टेस्ट के लिए तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उसकी एडवर्स प्रिजम्पशन
आप ड्रॉ जरूर कर सकते हैं। आप उसके खिलाफ एक एडवर्स जरूर ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आपने डीएनए टेस्ट करवाने से मना किया, इसका मतलब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होगा, तभी आपने मना किया। लेकिन अब जो ये कंक्लूसिव प्रूफ था, अब इसमें एविडेंसेस अलाउ होने लग गए हैं। डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट अब परमिशन ग्रांट कर देती है, ठीक है। तो अब ये जो थोड़ा बायस लॉ था, अब यहाँ पर हम जो लड़के हैं उनको एक तरीके से हम उनको आजादी देते हैं, या फिर हम उनका एक रास्ता बनाते हैं कि आप सच को प्रूव करवा सकते हैं। सो दिस concept or this section is very important for your exam. Okay, then the next section that we have is section number 117 and 118. These sections are also very important for the exam. ठीक है, अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? आपका जो सेक्शन नंबर 117 है और 118 है, in this we are talking about the presumption of abetment of suicide by a married woman. ठीक है, तो जब हम ये पढ़ते थे that the court may presume, ठीक है, that the court may presume, तो हम इसके साथ पहले सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी पढ़ते थे। ठीक है, अब जी सेक्शन नंबर चेंज हो गए हैं, कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ है। अब हमने करना है सेक्शन नंबर 86 ऑफ बीएनएस। बस ये सेक्शन नंबर जो लिखा गया है उसका चेंज किया गया है, अदरवाइज इस सेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। 118 जो है पहले था 113B, पहले था 113B। ठीक है, अब इसमें ये है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। इन दिस ऑल्सो हम पहले 304B की कोरिलेट करते थे, 304B और प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, इनको डाउरी डेथ के केसेस में द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। ठीक है, ये प्रिजम्पशन होती थी 304B की। अब इसका जो सेक्शन नंबर है उसको चेंज करके सेक्शन नंबर 80 ऑफ बीएनएस कर दिया गया। बस सेक्शन नंबर का चेंज किया है और कोई चेंज नहीं है, और ये दोनों ही सेक्शन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देन एज रिगार्ड सेक्शन 119 which was earlier 114, court may presume the existence of certain facts. नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स को कोर्ट प्रिज्यूम करके चलती है। ठीक है, ये इसमें दिया गया है। ये जो सेक्शन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके इलस्ट्रेशंस जो हैं, इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसमें एज सच कोई चेंज नहीं आया है, यहाँ पर आपके कंसेप्ट में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, बस सेक्शन नंबर चेंज है और इलस्ट्रेशंस जो है वो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 120 which was previously 114A, which is regarding the presumption of absence of consent in rape cases। ठीक है, इन रेप केसेस इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं किया गया। वो बस बेसिकली ये बात करते हैं इसमें कि आपका अगर लड़की ने कहा दैट आई वाज नॉट अ कंसेंटिंग पार्टी, इफ द गर्ल सेज दैट आई वाज नॉट अ कंसेंटिंग पार्टी एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट शी डिड नॉट कंसेंट। सिंपल, लड़की कहती है कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मैंने कंसेंट नहीं दिया, मैं कंसेंटिंग पार्टी नहीं थी, तो कोर्ट मान के चलती है कि लड़की ने कंसेंट नहीं दिया। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए एग्जाम के लिए। देन इज the concept of estoppel from 121 to 123, which was earlier 115 to 117. There is no change in this, but this is also important. This concept of estoppel is important specifically for mains। ठीक है, ये आपके मेंस का क्वेश्चन बनता है इसमें से, एज टू व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एस्टॉपल एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ एस्टॉपल। ओके, देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ हु मे टेस्टिफाई
anybody who's competent to answer can testify. Who may testify? यहाँ पर बस जो टर्म ल्यूनेटिक था उसको चेंज करके पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड किया है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड किया। उसके अलावा यहाँ पर भी कंसेप्चुअली कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी। 125 earlier it was 119 and it is about witness unable to communicate verbally। ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें भी कहते हैं कि अगर कोई बोल नहीं सकता तो वो लिख के देगा, और जब वो लिखत में देगा तो ये माना जाएगा कि एज इफ उसने ओरल अकाउंट ही दिया है। ठीक है जी। अदरवाइज इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। देयर इज नो चेंज इन दिस वन एज वेल। Then moving forward, they are talking about the fact as to what is privileged communication, the competency of husband and wife against each other, whether they can be witnesses, they are competent witnesses in cases of civil and criminal trials. The answer to this is yes.